नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन प्रजापति में। यदि आप CUT, सेट, DU, BEd, DLED, TGT, PGT, नेट, JRF या अन्य सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम भाषा क्या है इस टॉपिक पे बात करेंगे। हम जानेंगे भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा का क्या महत्व है, भाषा के प्रकार और भाषा की विशेषता। ये आपको सबसे आसान और सबसे सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा नोट्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाषा का अर्थ, ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत के भज धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना और कहना। भाषा उस साधन को कहते हैं जिसके जरिए इंसान बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करता है। वैसे तो सभी जीवधारियों, यहाँ जीवधारियों से मतलब है पशु और पंछियों से, लेकिन मानव जिस वाणी को बोलता है बिल्कुल अन्य सभी जीवों से पूरी तरह पृथक है, ठीक है। यानी जो पशु और पंछियों की तुलना में जो मानव जिस वाणी को बोलता है वो पूरी तरीके से अलग है। आता है भाषा का महत्व। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा बहुत ही महत्व रखती है, ठीक है। भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। भाषा विचार के आदान प्रदान का सबसे अधिक उपयोगी साधन है। बातचीत से लेकर मानव समाज की सभी गतिविधि भाषा से जरूरी होती है। अर्थात मानव के जीवन में भाषा की बहुत ही आवश्यकता होती है। हमको अपने समाज को विकसित करने के लिए भी भाषा बहुत ही जरूरी होती है। अब हम जानते हैं किन किन लिए हमें भाषा जरूरी होती है। पहला है मानव के विकास का मूल आधार भाषा है। दूसरा, भाषा ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, ठीक है। आप अपनी शिक्षा लेते हैं तो हम अपनी मातृभाषा में लेते हैं क्योंकि उससे हमको ज्ञान प्राप्ति होती है। भाषा राष्ट्र एकता को आधार है, ठीक है। भाषा मौलिक विचारों को संचलित करने का साधन है। चौथा है भाषा मौलिक विचार का संरक्षित करने का साधन है। अर्थात भाषा के जरिए हमारे जो पूर्वज कह के गए हैं, यदि हम भाषा को समझते हैं तो हम उनके विचार को समझ जाते हैं, ठीक है। भाषा भाव व्यक्त करने का प्रमुख साधन है। हम भाषा के द्वारा अपने भाव को बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। भाषा के 3 प्रकार हैं। मौखिक भाषा जिसको हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात या विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है। जब श्रोता सामने हो, ठीक है, हम श्रोता का मतलब है सुनने वाला, हम मौखिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम उसको मुंह से बोल के अपनी बात बताते हैं। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है और सबसे प्राचीन है। इसका जन्म मनुष्य के जन्म के साथ हुआ है। सबसे पहले हम मौखिक सीखे हैं। हम मौखिक के बाद ही लिखित पे, तो इसलिए ये सबसे प्राचीन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जन्म के साथ ही बोलना शुरू कर देता है। आप देखे होंगे एक छोटा बच्चा लिखने से पहले बोलना सीख जाता है। इसे सीखने के लिए किसी कोशिश की जरूरत नहीं होती, वह खुद ब खुद ही सीख जाता है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको बोली हम सिखाते नहीं, हम जो बोलते हैं उसका ही अनुकरण करके बच्चा सीख जाता है, इसीलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि होती है, ठीक है। और ध्वनियों से ही शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। सबसे पहले ध्वनि है, फिर शब्द आते हैं, फिर वाक्य आए हैं, फिर ऐसे पूरा क्रम चलता गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लिखित भाषा, लिखित भाषा के बारे में अब पढ़ते हैं हम। जब हम लिखकर अपनी बातों, भाव और विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। हम लिख कर इसमें पहुंचा रहे हैं। जब श्रोता सामने ना होकर हम अपने बातों या विचारों को प्रकट करने के लिए लिखित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लिखित भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न और अभ्यास की जरूरत है। मतलब जब हमारे सामने श्रोता ना हो और हमको किसी दूर को अपनी बात और विचार पहुंचाने तो हम लिखते हैं, और जो हम लिखते हैं जो अक्षर है का खा, ये हमको सीखना पड़ता है। तब जाके हम उस भाव और विचार को ग्रहण कर सकते हैं। बिना अक्षर को पढ़े हम किसी भी भाव और विचार को नहीं ग्रहण कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, भाषा को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भाषा का अस्थायी रूप है जिसमें हम अपने भाव और विचारों को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके जरिए हम ज्ञान का संचय करते हैं, ठीक है।
हम भाषा के ज़रिए अपने जो ज्ञान है उसको लिख देते हैं, जाए कि आने वाली पीढ़ी को उस भाषा का ज्ञान हो और वो हमारे विचार को समझ सके, हमारे ज्ञान को प्रयोग कर सके। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा। ठीक है, जब हम अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेत या इशारे का इस्तेमाल करते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से छोटे बच्चे या गूंगे लोग अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि गूंगे लोग इशारा करते हैं, या छोटे बच्चे भी कई बार जो शब्द बोल नहीं पाते हैं तो उसका इशारा करते हैं। ठीक है, जो जिसका हिंदी व्याकरण में कोई स्थान नहीं है, पर इसके द्वारा भी हम कई विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं भाषा के लक्षण और विशेषताओं के बारे में। भाषा के लक्षणात्मक विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, यादृच्छिकता। इसका मतलब होता है माना हुआ। ठीक है, यह मानने का अर्थ व्यक्ति द्वारा नहीं वरना एक विशेष समूह द्वारा मानना है। मतलब एक व्यक्ति ने नहीं माना है यादृच्छिक, जैसे कोई एक शब्द है जल, जल मतलब पानी होता है, ये एक व्यक्ति ने नहीं माना, इसको कई लोगों ने माना, समूह ने माना। एक विशेष समुदाय किसी भाव या वस्तु के लिए जो शब्द बना लेता है उसका उस भाव से कोई संबंध नहीं होता। अब जल का पानी से मतलब जल का जो हम पानी पीते हैं, जो शब्द दिया है उसका कोई संबंध नहीं है, पर हम उसको जानने के लिए एक शब्द दे दिए उसको। यह समाज की इच्छानुसार माना हुआ संबंध है। हम उसको एक नाम दिया, जल का मतलब हमको जो मिलता है पीने के लिए पानी, उसी को हम कहते हैं। इसलिए उसी वस्तु के लिए भाषा में दूसरे शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब जल को हम पानी, नीर इत्यादि कहते हैं, पर एक मान्य शब्द है जिसको हम ज्यादातर लोग बोलते हैं और उसका अर्थ एक ही ग्रहण किया जाता है। भाषा में यादृच्छिकता शब्द और व्याकरण दोनों रूप में मिलती है, अतः यादृच्छिकता भाषा का महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। अर्थात कहने का मतलब है एक ही शब्द होगा पर उसके कई लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। अगर आप पर्यायवाची देखिए, यादृच्छिक माना हुआ है पर एक ही सर्वश्रेष्ठ होगा जो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, अब दूसरा हम भाषा की विशेषता पढ़ते हैं। दूसरा है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता से मतलब है सृज के रखना। मानवीय भाषा की मूलभूत विशेषता उसकी सृजनात्मकता है। ठीक है, अन्य जीव में बोलने की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, पर मनुष्य शब्द और वाक्य विन्यास की सीमित प्रक्रिया से नित्य नए नए प्रयोग करता रहता है। अब आप देखेंगे जो बोलते हैं जो जीव, उनके पास कुछ ही शब्द होते हैं, पर जो वाक्य को संचय कर लेता है, एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं। एक ही शब्द के हमारे पास कई पर्यायवाची है, पर जो मनुष्य या जो जीव सिर्फ बोलता है, जिसने संचय नहीं कर रखा, उसके पास एक ही शब्द है, पर जो संचय करके लिख के रखता है उसके पास अनेक शब्द हो जाते। सीमित शब्दों को भिन्न भिन्न ढंग से प्रयुक्त कर वह अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, एक ही सीमित शब्द है पर उसको अलग अलग ढंग से वो कहता है तो अपने भाव को अभिव्यक्त करता है। यह भाषा की सृजनात्मकता के कारण ही संभव हो सकता है। सृजनात्मकता को ही उत्पादकता भी कहा जाता है। ठीक, जब तक हम सृजते नहीं तब तक हम नई चीजों को नहीं खोज सकते। यदि हमको अगर कोई टॉपिक दे दिया जाए याद करने को, तो हम नहीं याद कर पाते निरंतर, हमें याद होगा फिर हम भूल जाएंगे। यदि हम उसको लिख के रख लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी उसको लिख के याद कर सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अनुकरण ग्रहता। मानवतर प्राणियों की भाषा जन्मजात होती है। ठीक है, जो मानवेतर हैं यानी मानव से जो परे प्राणियों की भाषा जन्मजात होती है तथा वह अपने अभिवृद्धि या परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, किंतु मानवीय भाषा जन्मजात नहीं होती। ठीक है, जो मानव से अलग प्राणी है वो जन्मजात उनकी एक भाषा है, पर जो मानव हम हैं उनकी भाषा जन्मजात नहीं होती। मनुष्य भाषा के समाज में अनुकरण से धीरे धीरे सीखता है। अब जैसे इंडिया के लोग हिंदी सीखते हैं तो ब्रिटेन में जो बच्चा है वो इंग्लिश सीखा, पर अगर हम पंछियों की देखें या जानवरों की देखें तो जो जानवर यहाँ व्यवहार करता है वही जानवर अमेरिका का भी करेगा या अन्य देश का, एक ही सा है। पर मानव में ऐसा नहीं है, यहाँ के भाव और विचार सबके अलग अलग होंगे, वो अलग अलग अनुकरण करके हिंदी, इंग्लिश, अन्य भाषा बोलता है। अनुकरण ग्राह्य होने के कारण ही मनुष्य एक से अधिक भाषाओं को सीख लेता है। यदि भाषा अनुकरण ग्राह्य ना होती तो मानव जन्मजात भाषा तक ही
सीमित रहता। ठीक है, इसका कहने का मतलब है यदि हमको अनुकरण, हमको सीखने का नहीं होता तो हमको जो हमारे मातृभाषा सिखा रहे हैं, हमारे मम्मी-पापा जो बोलना हमको सिखाए वही हम समझ पाते। पर हमको चिंतनशील बनाया गया है, हम किसी भी भाषा को देख के अनुकरण करके सीख सकते हैं, इसलिए हमको कई भाषा का ज्ञान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है परिवर्तनशीलता। ठीक है, मानव भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, जो हम बोलते हैं वो निरंतर बदलती रहती है। वहीं शब्द दूसरे युग तक आते-आते नए शब्द ले लेते हैं। पुरानी भाषा में इतने परिवर्तन हो जाते हैं कि नई भाषा का उदय हो जाता है। संस्कृत से हिंदी तक का विकास यात्रा भाषा के परिवर्तनशीलता उदाहरण है। ठीक है, जो हमारी भाषा है, आज हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पानी। पानी को सबसे पहले जल कहा जाता था, पर अब इसको पानी कहने लगे। ऐसे कई से शब्द हैं। पहले पृथ्वी है, इसको आज धरती कहते हैं, अलग-अलग नाम से हम पुकारते हैं। ठीक है, मतलब एक शब्द का दूसरे शब्द में बदल जाना, हर कालखंड में चेंज हो जाना, तो ये मॉडर्निटी है। समय के साथ हमारा भाषा परिवर्तनशील होती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है विविधता। मानव भाषा विच्छेदित है, यानी बिखरी है। इसकी संरचना कई घटकों से होती है, ध्वनि से, शब्द से, वाक्य विच्छेद घटक से, एक अनेक प्रकार की इकाई का योग होने से मानव भाषा में विविधता कहा जा सकता है, यानी अलग-अलग टुकड़ा है। पहले हमारे यहाँ वाक्य होगा, फिर उससे शब्द बनेगा, इससे भी पहले ध्वनि होगा, फिर अक्षर होगा, फिर वाक्य, एक क्रम है, यानी इसमें विविधता है। ठीक है, जो छठा पॉइंट है भूमिकाओं का पारस्परिक परिवर्तन। भाषा दो पक्ष होते हैं। ठीक है, भाषा के दो पक्ष, वक्ता और श्रोता, यानी एक सुनने वाला और एक बोलने वाला। वार्ता के समय दोनों पक्ष अपनी भूमिका को परिवर्तित करते रहते हैं। वक्ता श्रोता, श्रोता श्रोता वक्ता होता है और इन ही भूमिका का पारस्परिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो छठा पॉइंट है भूमिकाओं का पारस्परिक परिवर्तन। ठीक है, भाषा के दो पक्ष है, वक्ता और श्रोता, बोलने वाला और सुनने वाला। वार्ता के समय दोनों पक्ष अपनी भूमिका में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, वक्ता श्रोता हो जाता है और श्रोता वक्ता हो जाता है। इसे ही भूमिकाओं का पारस्परिक परिवर्तन कहते हैं। यानी दो व्यक्ति हैं, जब वो आपस में बात कर रहे हैं, एक बार ये प्रश्न करेगा, एक बार ये उत्तर देगा, फिर ये प्रश्न करेगा, ये उत्तर देगा, तो ये चेंज होते जा रहा है। कभी वक्ता श्रोता हो जाता है, कभी श्रोता वक्ता हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। सातवां है अंतःकरण। मानव भाषा भविष्य एवं अतीत की सूचना भी दे सकती है। ठीक है, तथा दुरुस्त देश की भी इस प्रकार अंतःकरण की विशेषता केवल मानव भाषा में ही है। हम दूर की भी जानकारी अपने भाषा के थ्रू या अंतःकरण के द्वारा हम जान सकते हैं। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट दे सकता हूँ, आप चाहे तो इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट है जो भाषा की विशेषता है, जिसको आप एक्सप्लेन कर लें। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा विचार संप्रेषण और भाव संप्रेषण का माध्यम है, भाषा परिवर्तनशील होती है। चौथा है भाषा विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत अर्थात व्यापक होती है। भाषा परंपरागत होती है, इसका प्रवाह नैसर्गिक होता है, यानी नदी की जैसी ये बहती रहती है। आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगी, ये निरंतर। आप देखेंगे पहले उर्दू फारसी चलती थी, फिर धीरे धीरे संस्कृत से शुरुआत हुई थी। संस्कृत है, उर्दू फारसी है, हिंदुस्तानी भाषा है, फिर हिंदी है, ऐसे कई भाषा चलती, तो प्रवाह में है, नैसर्गिक है एकदम। यह भौगोलिक रूप में स्थानीयकृत होती है। भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों से स्पष्टगत होता है। ऐसे कई पॉइंट्स है। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो की यहीं समाप्त है। आप सभी इसके लिए धन्यवाद।